नेहा उसे चुप कराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं होगा कबीर को, तुम देखना। 4 महीने बाद सिंघानिया मेंशन। सुबह से अवंतिका बहुत परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कबीर के घर आने पर खुश होना चाहिए या फिर उदास। पूरे 2 महीने कोमा में रहने के बाद और 2 महीने उसकी चोटों को ठीक होने में लगा है, और फाइनली वो पूरे 4 महीने बाद बिल्कुल पहले की तरह घर वापस आ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय वो अपने बीते हुए समय को भूल गया है। उसे अवंतिका और राघव याद नहीं है। डॉक्टरों का कहना था कि कभी कभी ज़्यादा दिनों तक कोमा में रहने की वजह से पेशेंट अपने पास्ट का कुछ हिस्सा भूल जाता है, जो समय बीतने के साथ धीरे धीरे उसे बाद में याद आ जाता है। अब कबीर भी उसी दौर से गुजर रहा था। अवंतिका के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो वापस आ गया था। भले ही वो उसे भूल गया है तो क्या हुआ, मगर मुझे तो वो याद है। इसलिए उसने राघव को भी समझा दिया कि वो पापा के आने पर उन्हें पापा न कहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो हमें भूल गए हैं, और अगर हम उन्हें सब याद दिलाना है तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। पहले तो राघव बहुत नाराज़ हुआ, मगर वो बाद में मान गया। मगर अवंतिका को पता था कि वो था तो बच्चा ही, कहीं ना कहीं उससे गलती हो ही सकती थी। इसलिए उसने उसे नेहा के घर भेज दिया था, और वो भी कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहने वाली थी। सिंघानिया मेंशन में वो एक ऑफिस के स्टाफ की हैसियत से वहाँ कबीर का इंतज़ार कर रही थी, ताकि उसे शक ना हो। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि कबीर को किसी भी तरह की कोई भी शॉकिंग बातें नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति अभी भी बहुत नाजुक थी, तो उन्हें केयरफुल रहना होगा। सब लोग इसके लिए मान गए थे, और अब साहिल कबीर को लाने गया था। अवंतिका किचन में कबीर के लिए सूप बना रही थी। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो भागते हुए किचन से बाहर निकल कर आती है। हॉल में पहुंचते ही वो देखती है कि कबीर साहिल के साथ अंदर आ रहा है। उसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहन रखी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही एटीट्यूड और वही स्माइल। वो अपनी जेब की दोनों तरफ हाथ डाले आगे बढ़ रहा था। तभी अवंतिका पर उसकी नज़र पड़ते ही उसने उसे चौंक कर देखा और रुक गया। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। अवंतिका को ऐसा लगा कि जैसे पहले वाला कबीर लौट आया हो, मगर नहीं। फिर वो मुड़ते हुए आगे बढ़ गया, जैसे उसने अवंतिका को पहचाना ही नहीं हो। उसके बाद वो सीधे अपने कमरे में चला गया, और साहिल भी उसके पीछे था। अवंतिका अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़ी रही। उसकी पलकें एक पल के लिए तकलीफ़ की बूंदों से भीगती हुई उसे महसूस हुई, मगर अगले ही पल उसने उन्हें जल्दी से पहुंचते हुए किचन का रुख किया। सब्र करना होगा अवंतिका, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो उसने बस तुझे देखा है। तब तेरा ये हाल है। जब वो ये कहेगा कि तुम कौन हो, तब क्या करोगी? रोने लगोगी? नहीं ना। इसलिए अभी से खुद को संभाल लो, वरना कैसे याद दिलाओगी उसे कि तुम कौन हो। वो सोचते हुए वापस किचन में सूप बनाने लगी। थोड़ी देर में साहिल भी ऊपर से आ गया। उसने अवंतिका को समझाया और फिर वहाँ से चला गया। नीलिमा अपने कमरे में थी और राजीव ऑफिस गया था। कबीर की तबीयत ख़राब होने के बाद सारा ऑफिस उन्होंने ही संभाला था। अवंतिका ने सूप की ट्रे उठाई और कबीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। अब सामना तो करना ही था, आज नहीं तो कल, आज ही सही। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे अभी तक याद है जब कबीर को होश आया था तो और वो उससे मिलने गई थी, तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। वो वक्त था जब उसे ज़िंदगी में पहली बार सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, और अब इस तकलीफ़ का सामना उसे हर दिन हर समय करना था। इस सब की जिम्मेदार भी तो वही थी। कबीर उसे बचाने के लिए ही तो दिलावर से लड़ रहा था। जब ये सब हुआ था, पता ही नहीं चला कि कब वो ये सब सोचते हुए कबीर के कमरे तक पहुंच गई, और उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। अंदर से आवाज़ आते ही उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो वो ठीक उसके सामने खड़ा था। वो शायद नहा कर आया था, इसलिए उसकी पीठ उसकी तरफ थी, और हाथ में उसकी शर्ट थी जिसे ठीक करते हुए वो उसे पहन रहा था। अवंतिका ने उसकी खुली हुई पीठ की तरफ देखा, जिस पर चोट के निशान अभी तक थे। तभी वो अचानक पलटा और वो चौंक गई। तुम? कबीर ने पूछा तो वो जल्दी से बोली, मैं अवंतिका, आपकी सेक्रेटरी, आपके लिए सूप लेकर आई थी। वो शर्ट पहनने के बाद उसे सूप टेबल पर रखने का इशारा करता है तो वो उसे वहाँ पर रख देती है। और कुछ चाहिए आपको? अवंतिका पलटकर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए पूछती है, तो कबीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, मुझे पीठ दिखाकर बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आइंदा ध्यान रखना। नाउ गेट आउट। वो उसे धकेल कर बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अवंतिका उसके इस बिहेवियर से सदमे में आ जाती है। उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें उस बंद दरवाजे को देखती हैं और उन्हीं कदमों से नीचे की तरफ बढ़ जाती है जहाँ से ऊपर गई थी। साहिल का घर। रात के 10 बजे
राघव को अवंतिका ने खाना खिलाकर सुला दिया था और अब वो नेहा और साहिल खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। नेहा उससे कबीर के बारे में पूछ रही थी कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और उसे देखकर उसका रिएक्शन कैसा था, वगैरह वगैरह। अवंतिका उसे सब बता रही थी। हाँ वो ठीक है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है नेहा। आई नो कि वो ये सब जानबूझकर थोड़े ही न कर रहा है। अगर मैं उसे याद ही नहीं तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। अवंतिका प्लेट में चम्मच चलाते हुए उसे देखकर कहती है। उसका खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था जब से वो सिंघानिया मेंशन से लौटी थी। बार बार कबीर का उसे यूं कमरे से बाहर निकाल देना याद आ रहा था। जो भी हो उसे कुछ भी याद नहीं है, समझ में आता है, पर वो ऐसे बिहेव करेगा इसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नेहा गुस्से से कहते हुए साहिल की तरफ देखती है तो साहिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत कराते हुए कहता है, रिलैक्स यार, भाभी इज़ राइट, यू नो कि भाई पहले कैसे थे तो समझ लो कि उन्हें चेंज होने में टाइम लगेगा। जब तक उनकी मेमोरी वापस लौट नहीं आती है तब तक हमें पेशेंस रखना होगा। और मत भूलो कि वी आर लकी कि उन्हें कम से कम कुछ तो याद है, वरना डॉक्टर ने क्या कहा था कि ऐसे केसेस में पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता है। तो फिर जो हो रहा है वो भी सही है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो साहिल, अवंतिका कहती है तो नेहा चौंक कर उसे देखती है। क्या सही कह रहा है ये? ठीक है मान लिया ऐसा हुआ है, मगर तुम्हारा क्या, राघव का क्या? और कुछ नहीं तो उसे एक औरत की रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी ना। ऐसे कौन शरीफ इंसान होता है जो किसी को हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल कर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दे। हद होती है। तुम दोनों कुछ भी कहो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेहा की बातें सुनकर अवंतिका चुप हो जाती है। वो समझ रही थी कि नेहा को उसकी चिंता है, इसलिए वो थोड़ी नाराज़ हो रही है, मगर अवंतिका भी क्या कर सकती थी। कबीर को कुछ भी याद नहीं था तो उसका ये बिहेवियर तो लाजमी था। और फिर सबको पता था कि वो अवंतिका से मिलने से पहले कैसा था। अच्छा तो मैं सोने जा रही हूँ, कल मिलते हैं। अवंतिका उठकर प्लेट साइड करते हुए कहती है तो नेहा उससे कहती है, ऐसे कैसे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। वो मुझे भूख नहीं है, बस थकान महसूस हो रही है तो सोने जा रही हूँ। अरे हाँ तुम दोनों को कुछ बताना था। अवंतिका चेयर से निकलकर उसे दोबारा डाइनिंग टेबल से लगाते हुए कहती है तो नेहा पूछती है, हाँ कहो क्या बात है। वो कल मैं और राघव कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। देखो मैं कबीर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बाई चांस अगर कभी उसने मुझे इस घर में रहते हुए देख लिया तो हम उसे क्या कहेंगे, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अलग घर लेकर रहूँगी, यहीं पास में ही 10 मिनट की दूरी पर। दिन भर राघव तुम्हारे पास रहेगा, उसके बाद मैं फिर शाम को उसे अपने साथ ले जाऊँगी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। आई नो कि ये सब आसान नहीं है, पर करना तो पड़ेगा। मैं कबीर को। अवंतिका ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी नेहा उठकर खड़ी हो गई, जो बहुत देर से उसकी बातें सुनते हुए उसे गुस्से से घूर रही थी। वो चलते हुए उसके पास पहुंची। अब जब तुमने सारे फैसले खुद ही करने हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। एनीवे गुड नाइट, अब मुझे भी नींद आ रही है, वो कहती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तो अवंतिका चौंक कर उसे जाते हुए देखती है, फिर साहिल की तरफ देखती है जो उसे हाथ के इशारे से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। फिर अवंतिका अपने कमरे में चली जाती है। साहिल जब कमरे में आता है तो नेहा लाइट्स ऑफ करके सो रही थी। उसे पता था वो सोने का नाटक कर रही है। असल बात तो वो साहिल को इग्नोर करना चाहती थी, उससे बहस से बचना चाहती थी। साहिल भी चुपचाप बेड की दूसरी जानिब जाकर चुपचाप सो जाता है। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो नेहा। अभी भाई की हालत नाजुक है तो हमें भाभी के हर फैसले में उनका साथ देना है, ना कि ऐसी नाराज़गी जाहिर करनी है, वरना वो खुद को अकेला महसूस करेंगी। साहिल उसकी तरफ करवट बदलते हुए उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है तो नेहा उसे अचानक आंखें खोलकर देखती है। जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे उसकी परवाह है। तुम्हारे भाई से जब से वो मिली है उसने उसे सिवाय तकलीफ़ के दिया क्या। पहले उसने जानबूझकर उसे धोखा दिया और अब अनजाने में भी वही कर रहा है। नेहा कहने के बाद दोबारा करवट बदलते हुए सोने लगती है तो साहिल भी अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ घूमकर सो जाता है। वो समझ रहा था कि नेहा अभी गुस्से में है, इसलिए ये सब कह रही है, वरना वो बहुत समझदार थी। कबीर का कमरा, सिंघानिया मेंशन। कबीर को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अवंतिका का चेहरा याद आ रहा था। वो आंखें, वो चेहरा, वो होंठ, वो लड़की, उसकी आवाज़, सब कुछ ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। उसके छूने से मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पर्श पहले भी मैंने महसूस किया है। वो अजीब सी कश्मकश में लग रही थी। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, यू नो कि वो तेरी सेक्रेटरी है तो उसके साथ ऐसा फील करना आम बात है। वो मुझे जानती है और मैं भी, बस मुझे वो याद नहीं है। तो कबीर ज़्यादा मत सोच और सो जा, कल की सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। कबीर सोचते हुए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है और सोने लगता है।
उसे कल से ऑफिस जाना था। उसे ये तो पता था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, मगर किसी ने भी उसे नहीं बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। वो बस इतना जानता था कि उसकी कार किसी ट्रक से टक्कर खा गई थी, जिसमें उसे बहुत चोट लगी थी और वो कोमा में चला गया था, जिसके बाद होश में आने पर उसे बहुत कुछ याद नहीं है। उसकी 5-6 साल की सारी यादें खो गई थी। अवंतिका का कमरा, पता नहीं ये अंधेरा कब दूर होगा। कबीर के बिना जीना मुश्किल हो रहा है अब मेरे लिए, और उसके साथ होना उससे भी मुश्किल। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है उसके साथ, बस सब कुछ ठीक हो, मैं अपने आप को संभाल लूँ उसके आगे। अवंतिका बेड पर लेटी हुई सामने घड़ी की तरफ देखते हुए सोच रही थी। वो कमरे में आ तो गई थी, मगर नींद उसे भी नहीं आ रही थी। रह रहकर कबीर की याद उसे सता रही थी। कल से उसे कबीर के साथ ऑफिस में रहना था और हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसके घर जाना था और वहाँ से उसके साथ ऑफिस। वो बस खुद को संभालते हुए सब कुछ ठीक कर ले, यही दुआ मांग रही थी। अगले दिन सुबह उठते ही अवंतिका ने सबसे पहले राघव को तैयार किया, फिर उसे स्कूल में छोड़ते हुए सीधे सिंघानिया मेंशन पहुंची। घर में पहुंचते ही उसे सबसे पहले हॉल में नीलिमा और राजीव मिल गए। वो उनसे मिलकर बातें ही कर रही थी कि तभी कबीर ऊपर से आते हुए उसे चौंका देता है, जिस पर वो चौंक कर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। मिस अवंतिका, आपको मेरे यहाँ काम करने के पैसे दिए जाते हैं, ना कि मेरे घर वालों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने के। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए कह रहा था। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था और हमेशा की तरह शानदार ही लग रहा था। उसके दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में थे और बड़े ही स्टाइल से वो आकर अवंतिका के पास खड़ा हो गया था। अवंतिका एक पल के लिए जैसे उसमें खो सी गई थी। वो उसे देख रही थी, वो शख्स जो दुनिया में उसके लिए सबसे अजीज़ था, और उसके लिए वो अजनबी बन गई थी एक झटके से, जैसे उसकी पहचान ही बदल गई थी। वो उसकी वाइफ से सीधे उसकी स्टाफ बन गई थी। तभी तो वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, वरना वो ऐसा नहीं था। उसकी वो आंखें जिसमें अवंतिका को उसका अक्स दिखाई दे रहा था, वो उनमें होकर भी नहीं थी। तभी उसने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो अवंतिका अब ख्यालों से बाहर निकल आई और चौंक गई। ऐसे क्या देख रही हो, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम मेरी सेक्रेटरी हो या फिर इस घर की मेड? कबीर ने उससे कहा तो अवंतिका ने खुद को देखा। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और उस पर गले में स्टोल लटक रहा था। वो अच्छी तो लग रही थी। मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर कबीर, इसमें क्या बुराई है? अवंतिका कहती है। तभी कबीर उसे घूरते हुए कहता है, इसमें अच्छा क्या है? और ये तुम मुझे मिस्टर कबीर क्यों कह रही हो? बॉस या फिर सर कहा करो। अब चलो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। आइंदा ये देसी कपड़े पहनकर मत आना मेरे सामने। फिर वो उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ते हुए खींचकर चलते हुए कहता है, एक बात दिमाग में अच्छी तरह फिक्स कर लो, मुझे बहस करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा, और जैसे रहने के लिए कहूँगा वैसे ही रहना होगा, वरना एज योर विश कि तुम जा सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें हायर किया था। वो चलते चलते अब गाड़ी तक पहुँच गए थे और अवंतिका यस बॉस कहकर सर हिला रही थी। कबीर का यह नया रूप उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, मगर वो क्या करती? कैसे भी करके उसे उसके पास ही रहना था, तो वो उससे बहस नहीं कर सकती थी। इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और फिर कबीर के साथ ऑफिस आ जाती है। आते हुए उसके दिमाग में कबीर की बातें ही घूम रही थी कि वो क्या चाहता है। क्या अब उसे ऐसे कपड़े भी पहनने होंगे? कुछ घंटों बाद शाम के 6 बजने वाले थे। अवंतिका अपना काम ख़त्म करके ऑफिस से जल्दी जल्दी निकल ही रही थी कि पीछे से आते हुए कबीर ने उसे टोक दिया और वो रुक गई। उसे अभी राघव को स्कूल लेने के लिए जाना था और नए घर में शिफ्ट होना था। यस बॉस, उसने धीरे से पूछा तो कबीर उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। ये तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? कबीर ने उससे पूछा। वो मैं घर जा रही थी, ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हो गई है। तो क्या हुआ? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो ना। सो नाउ लिसन, जब तक मैं ना कहूँ तुम कहीं नहीं जाओगी। अब चलो मेरे साथ, कबीर कहता है और अवंतिका सर हिलाते हुए उसके पीछे चल देती है। हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? अवंतिका ने चलते चलते पूछा तो कबीर ने उसे मुड़कर देखते हुए कहा, और एक बात, मुझे सवाल करने वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आइंदा इसका भी ध्यान रखना। अभी हम एक पार्टी में जा रहे हैं। मेरी एक पुरानी फ्रेंड है संजना, उसने इनवाइट किया है, उसका बर्थडे है। पहले हम उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेंगे और फिर तुम अपने एक कपड़े चेंज करना, फिर हम वहाँ जाएंगे। यस बॉस, अवंतिका ने कहा तो वो गुड़ कहकर आगे बढ़ गया। वहीं अवंतिका सोच रही थी कि संजना के यहाँ जाना है। ये तो वही है जिसने कबीर को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। ये फिर से अब पता नहीं कौन सी चाल चलने वाली है। तो कैसी हो तुम? से इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई अवंतिका, संजना उससे कहते हुए मुस्कुरा रही थी और अवंतिका को उसका यूँ मुस्कुराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई, अवंतिका ने कहा। पर उससे मुझे क्या? एक बात कहूँ अवंतिका, तुम सच में बहुत अजीब हो।
कबीर को तुम याद नहीं हो, फिर भी तुम उसके साथ हो। इतना प्यार अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हद पार कर ले तो जान ले लेती है। मेरी जान कबीर में बसती है और ये बात तुम नहीं समझोगी, जिसे सिर्फ लोगों को हासिल करना आता है। और रियली तुम तो बुरा मान गई यार। मैं तो तुम्हें समझा रही थी। यू नो वाट, मेरी भी उस डॉक्टर से बात हुई थी जिसने कबीर का ट्रीटमेंट किया है। उन्होंने कहा था कि उसकी मेमोरी वापस आने में 6 दिन भी लग सकते हैं, या फिर 6 महीने, या फिर 6 साल, या फिर उसे कभी कुछ याद ही ना आए। तो मेरी सलाह मानो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कबीर अब कभी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बाय द वे, नाइस ड्रेस, वो कहते हुए उठलाकर वहाँ से कबीर के पास चली जाती है। वो अपने कुछ दोस्तों के बीच खड़ा था और वहीं अवंतिका का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसे भी अच्छी तरह से पता था कि कबीर की मेमोरी वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, पर वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती थी ताकि बाद में उसे अफसोस ना हो। पर संजना की बातों ने उसे आने वाले कल को लेकर थोड़ा सा डरा ज़रूर दिया था। अवंतिका कबीर के साथ संजना की पार्टी में आ गई थी, मगर उसका यहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। कबीर संजना और अपने दोस्तों के साथ बातों में बिजी था। अवंतिका एक तरफ खड़ी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने वन पीस पहन रखा था जो कि उसके घुटनों के ऊपर था और वो उसे बार बार खींच रही थी। इन कपड़ों में उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मगर कबीर आते समय जब वो संजना के लिए गिफ्ट ले रहा था तो उसके लिए इसे खरीदा था और कहा था कि उसे यही पहनकर पार्टी में चलना है। और अवंतिका उसे इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो पहले वाला कबीर नहीं था जो उसके मन की हर बात समझ ले। अब वो कोई और बन गया था। उसे तो यहाँ तक याद नहीं था कि पिछली बार संजना ने गोवा में उसके साथ कैसा गेम खेला था, उसे हासिल करने के लिए, जिसमें अवंतिका ने उसे नाकाम कर दिया था। मगर इस बार सब कुछ बदल गया था। कबीर उसे अकेला छोड़ संजना के साथ बिजी था। हो ना हो, संजना को अच्छी तरह से कबीर की खबर थी, तभी तो उसने कबीर को इनवाइट किया था, वरना तो वो कभी उसका सामना भी नहीं करती। इसमें कबीर की भी कोई गलती नहीं थी। उसे तो कुछ भी याद ही नहीं था कि संजना ने उसके साथ क्या किया था। वो तो आज भी उसे अपना दोस्त ही समझता था। अवंतिका ये सब सोचते हुए खुद को समझा रही थी। उसने आने से पहले नेहा को फ़ोन करके बता दिया था कि वो आज आते हुए लेट हो जाएगी, तो वो जाकर राघव को स्कूल से अपने घर ही ले आए। इस सब के बाद केक काटा गया और कबीर ने अपने साथ लाया गिफ्ट संजना को दे दिया। अवंतिका भी वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद शुरू हुआ म्यूज़िक का शोर और डांस का सुरूर। सब लोग डांस फ्लोर पर नाच रहे थे, जिनमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे थे। कुछ कपल्स तो कुछ अकेले भी थे, मगर इंजॉय हर कोई कर रहा था। कैन यू डांस विद मी? तभी किसी अनजान शख्स की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई और उसने सामने देखा तो एक हैंडसम नौजवान खड़ा था जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उससे डांस के लिए पूछ रहा था। इससे पहले कि अवंतिका उससे कुछ कहती, उसने अवंतिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गया। वहाँ पर वो उसके साथ डांस करने लगा। अवंतिका को उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ डांस कर रही थी। वो उसे अजीब तरीके से टच भी कर रहा था, जो अवंतिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने 1-2 बार वहाँ से आने की कोशिश भी की, मगर उस शख्स ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ डांस कर रहा था। वहीं कबीर, जो वहीं आसपास में ही संजना के साथ बिजी था, ये सब देख रहा था और अचानक वो वहाँ पर आ जाता है और अवंतिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अवंतिका अचानक उसके सीने से जा लगती है और उसकी आंखें बंद थी। जब वो अपनी आंखें खोलकर अपनी नज़रें ऊपर की तरफ उठाती है तो सामने कबीर को देखकर हैरान रह जाती है कि वो अचानक यहाँ पर कैसे। आई एम सॉरी, ये मेरे अलावा किसी के साथ डांस नहीं कर सकती। तभी कबीर उस लड़के से कहता है जो ये सब होने के बाद गुस्से से उसे देख रहा था, बट वाई यार, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड हॉट। वो शख्स कहते हुए अवंतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो कबीर उसका हाथ पकड़कर झटक देता है। कबीर उसे गुस्से से देखता है, मगर फिर अपने ऊपर काबू पाते हुए कहता है बिकॉज शी इज़ माइन। उसका इतना कहना था कि वो शख्स ओके ओके कहकर पीछे हट जाता है। वहीं अवंतिका कबीर को देख रही थी कि उसने अभी अभी क्या कहा था कि वो उसकी है। अभी अवंतिका कबीर से कुछ पूछने वाली थी कि तभी कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से स्विमिंग पूल के पास लगी टेबल की तरफ ले जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहता है ये तुम क्या कर रही थी अभी? अवंतिका घबराते हुए पूछती है मैंने क्या किया? कबीर उसकी तरफ झुकते हुए उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को। तुम मेरी सेक्रेटरी हो और मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लाया हूँ कि तुम किसी भी एरे गेरे के साथ डांस करती फिरो, पर वो खुद मुझे। अभी अवंतिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है शट अप, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। अभी से जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, वो चिल्लाते हुए कहता है।
जिससे अवंतिका बहुत सहम जाती है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। ओके, अवंतिका धीरे से सर हिलाते हुए कहती है, तो वो उसे गुस्से से घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। कबीर जाते हुए सोचता है, मुझे इस लड़की से इतनी अटैचमेंट क्यों महसूस हो रही है। वो किसी और के साथ रहे, मुझे इस बात से जेलसी फील हो रही थी, पर क्यों, मुझे क्या हो गया था अचानक, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था उस पर। उसे कोई और छुए तो मैं बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि और तभी छपाक की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर स्विमिंग पूल की तरफ देखा तो अवंतिका वहाँ से गायब थी। फिर वो दौड़ते हुए आया। अवंतिका स्विमिंग पूल के पानी में गिर गई थी और हेल्प के लिए आवाज़ें दे रही थी, कबीर कबीर। कबीर दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा और अपना कोट उतारकर तुरंत पानी में कूद गया। अवंतिका पानी में हाथ पैर मार रही थी जब कबीर ने उसे बचा लिया। कुछ समय बाद वो उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल कर लाया। वो बेहोश हो गई थी। कबीर उसका पेट दबाकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो होश में नहीं आ रही थी। कबीर ने झुककर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए चेक किया तो उसकी हार्ट बीट बहुत धीरे चल रही थी और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। कबीर बहुत घबरा गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और ये मंजर देख रहे थे। तभी कबीर अवंतिका की तरफ झुकता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे ऑक्सीजन देने लगता है। संजना ये देखकर हैरान रह जाती है और तभी अवंतिका को होश आ जाता है। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने होंठों पर कबीर के होंठों को देखकर चौंक जाती है। कबीर उसके ऊपर था। वो जल्दी से उसे एक झटके से खुद से दूर करते हुए उठकर बैठ जाती है। वो खांसने लगती है। तभी कबीर उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछता है, जब तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम पानी में कूदी ही क्यों, अगर कुछ हो जाता तो। अवंतिका उसे हैरत से देखती है कि कबीर को याद आ गया था कि वो तैरना नहीं जानती। वो एकटक उसे देख रही थी और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो उसकी बाहों में गिर पड़ती है। उसके भीगे हुए कपड़ों से उसका जिस्म झांक रहा था, जिसे कबीर ने तुरंत अपने कोट से ढक दिया और फिर उसे गोद में उठाकर वहाँ से बाहर निकल गया। सब लोग ये देखते रह गए थे, खासकर संजना। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने ही अवंतिका को पीछे से धक्का देकर उस पुल में गिराया था ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए कबीर से दूर हो जाए, पर उसने नहीं सोचा था कि कबीर उसे बचा लेगा, वो भी इस तरह से। अवंतिका अवंतिका कबीर उसे आवाज़ें दे रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। फिर कबीर उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले गया। अगले दिन सुबह होते ही अवंतिका की जब आँख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। वो बेड पर लेटी हुई थी और कबीर उसके पास सिरहाने चेयर लगाकर बैठा हुआ बेड पर सर टिकाए सो रहा था। अवंतिका ने उसे देखा। वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसके सिल्की बाल उसकी पेशानी पर झूल रहे थे और आंखें बंद थी। तभी अवंतिका को उसके साथ हुआ हादसा याद आया। वो तो कबीर के जाने के बाद वही स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी और तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया, मगर जब वो पुल में गिरी तो उसने उसका चेहरा देख लिया था भागते हुए। वो और कोई नहीं बल्कि संजना थी, कबीर की दोस्त, जिसने सालों पहले कबीर को हासिल करने के लिए बेतुकाना चाल चली थी और जब उससे बात नहीं बनी तो इतने सालों बाद वो उसे मारकर हासिल करना चाहती थी। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि किसी को पाने के लिए उसकी जान ले ले, जबकि मोहब्बत तो ज़िंदगी देती है और वो मुझे मौत दे रही थी। अवंतिका का मन उलझ कर रह गया था। कबीर की याददाश्त जाने की वजह से ये सब हो रहा था। अगर वो ठीक होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तैरना नहीं आता तो पानी में कूदने की क्या ज़रूरत थी। गुस्सा आ रहा था ज़्यादा तो घर चली जाती। ये पानी में कूदकर ठंडा करने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? अचानक कबीर ने अपनी आंखें खोलकर मलते हुए उसे देखकर कहा, तो वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। मैं कूदी नहीं थी, अवंतिका ने धीरे से कहा। तो फिर क्या करने गई थी? पानी का टेम्परेचर चेक करने गई थी, या फिर किसी भूत ने तुम्हें वहाँ अकेले देखकर धक्का दे दिया था ताकि वो तुम्हें अपने साथ ले जा सके? बताओ मुझे। असल में वो मेरा पैर फिसल गया था तो मैं गिर गई, अवंतिका ने कहा। उसने संजना का नाम नहीं बताया था क्योंकि अगर वो उसे संजना का नाम बताती तो कबीर के मन में बहुत से सवाल आते कि संजना उसे क्यों मारना चाहती है। ओ आई सी, तुम्हारा पैर फिसला और तुम पुल में गिर पड़ी। हद होती है लापरवाही की भी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात यहाँ हॉस्पिटल में सोया हूँ। एनीवे, अब जब तुम्हें होश आ गया है तो चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। कबीर उससे कहने के बाद रूम से बाहर निकल जाता है और अवंतिका सोच में पड़ जाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, मगर फिर भी उसे उसकी परवाह है और उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल। तभी उसे याद आता है कि उसने राघव को नेहा के पास छोड़ा था और वो उसके लिए परेशान हो रहेगी। उसने इधर उधर टेबल पर अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे नहीं मिला। शायद वो पुल में ही गिर गया था, तो अब उसे नया फ़ोन लेना होगा। और तभी कबीर वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ मेडिसिन वगैरह थे। अब वो सोच रही थी
कि क्या करूं, कबीर से उसका फ़ोन मांगूं क्या? मिस्टर कबीर, आई मीन बॉस, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है? एक ज़रूरी कॉल करनी है, अवंतिका ने डरते डरते कहा। तो कबीर ने हाँ कहकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसे दे दिया। अवंतिका ने फ़ोन ले लिया और उसे देखने लगी। वो समझ गया था कि वो उसे क्यों देख रही है। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। फिर वो कमरे से निकल गया और अवंतिका नेहा को फ़ोन करने लगी। हेलो, हाँ नेहा। जैसे ही नेहा ने कॉल रिसीव की, अवंतिका ने उसे सबसे पहले राघव के बारे में पूछा। फिर उसे पूरी कहानी सुनाने के बाद कहा, बस राघव का ख्याल रखना, मैं अपने नए घर पर ही जा रही हूँ। प्लीज़ तुम 1-2 घंटे में मेरा सामान और राघव को लेकर वहाँ आ जाओगी। वो क्या है कि अगर मैं तुम्हारे घर गई तो कबीर को शक हो सकता है कि मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ, तो प्लीज़ आ जाना। फिर नेहा उसकी बात समझ गई और हाँ कहकर फ़ोन रख दिया। जब अवंतिका बाहर आई तो कबीर पहले से गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ समय बाद अवंतिका कबीर के साथ अपने घर में आ गई थी। वो उसे अंदर तक छोड़ने आया था। वो 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था। कबीर अंदर घुसते ही मुड़ मुड़ कर उसका जायज़ा ले रहा था। अवंतिका ने वहाँ लगभग सारा सामान शिफ्ट कर लिया था, बस कपड़े वगैरह रह गए थे जो वो लेकर आने वाली थी। मगर तभी कल रात को वो हादसा हो गया था। पर अब जो भी हो, नेहा उसे लेकर आती ही होगी। तो तुम यहाँ रहती हो? कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी, अकेली रहती हो, बाकी लोग कहाँ हैं? कबीर ने अचानक पूछा। तो अवंतिका चौंक गई कि वो उसके सवालों का क्या जवाब दे। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी कबीर को किसी का अर्जेंट कॉल आ गया और वो फिर बाय कहकर वहाँ से चला गया। और अवंतिका उसके जाने के बाद चैन की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है वो चला गया और मैं बच गई। फिर वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तो अब तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुमने कबीर को इसलिए नहीं बताया कि वो क्या सोचेगा कि वो तुम मुझे तो लग रहा है कि तुम उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई हो और एक दिन मर भी जाओगी और कहोगी कि इसलिए मर गई थी ताकि कबीर को कुछ ना हो। हाउ यू केयरलेस यार। उस संजना की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने मेरी दोस्त को जान से मारना चाहा। नेहा गुस्से में अवंतिका को बोल रही थी और अवंतिका चुपचाप सुन रही थी। कबीर के जाने के कुछ घंटों बाद नेहा राघव को लेकर उसके घर आ गई थी और साथ में उसका बताया हुआ सामान भी ले आई थी। अवंतिका पर वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि उसने कबीर को सब कुछ क्यों नहीं बताया। राघव दूसरे कमरे में खेल रहा था और वो दोनों हॉल में बैठी हुई थी। छोड़ ना यार, मैं अब ठीक हूँ और तेरी आंखों के सामने हूँ। और क्या चाहिए तुझे? अवंतिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो नेहा ने उसका हाथ झटक दिया। कैसे छोड़ दूँ? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? राघव का क्या होता, सोचा है तूने? तुझे कबीर की इतनी परवाह है पर राघव की नहीं है। कबीर को तो कुछ भी होश नहीं है, तो उसे मैं क्या कहूँ। पर तुम तो होश में हो। तुम्हारे इस बच्चे को मैंने एक रात कैसे संभाला है ये बस मैं ही जानती हूँ। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, ये कैसे रहेगा? ओके, आई रियली सॉरी यार। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर तुम्हें पता है ना उसकी हालत का। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाएगा आई प्रॉमिस मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जो होगा देख लेंगे। अब गुस्सा मत करो ना, अवंतिका ने उसे मनाते हुए कहा। तो नेहा ने कहा, ठीक है मैं मान लेती हूँ, पर आगे ऐसा कुछ भी हुआ तो जो मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। ओके मेरी जान, अब तो मुस्कुरा दो। अवंतिका ने उसके होठों को दोनों तरफ से उठाते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा दी और अवंतिका का भी मन हल्का हो गया कि चलो अब वो उससे नाराज़ नहीं थी। शाम के 7 बजने वाले थे। अवंतिका नेहा के जाने के बाद बहुत थक गई थी, इसलिए वो राघव को सुलाते हुए खुद भी सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब बिस्तर पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर अचानक उसकी नींद टूटती है। इस वक्त कौन हो सकता है? वो सोचते हुए उठकर बैठ जाती है और सामने घड़ी की तरफ देखती है। तभी डोरबेल दोबारा बजती है। तो वो आ रही हूँ कहकर बिस्तर पर से उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आने पर उसने सीधे मेन दरवाजे का रुख किया जो अभी तक बेल बजने की आवाज़ से गूंज रहा था। अवंतिका ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। पता नहीं कौन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बेल ही तोड़ देगा। जब उसने खुद से कहते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा शख्स जिसकी पीठ उसकी तरफ थी वो अचानक ही पलटा, जिसे देखकर अवंतिका चौंक गई। आप यहाँ इस वक्त? अवंतिका के मुंह से अचानक निकला और सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि कबीर था। उसे देखकर कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? उसके इतना कहने पर अवंतिका नहीं में सर हिला देती है। तो वो कहता है, क्या कहा नहीं आ सकता हूँ? फिर अवंतिका हाँ में सिर हिला देती है। तो वो कहता है, क्या हाँ नहीं कर रही हो? आइए ना बॉस, मैं अंदर आने के लिए बोल रही थी, आपका ही घर है। अवंतिका ने तभी जल्दी जल्दी में कहते हुए दरवाजे से हटते हुए उससे अंदर आने के लिए कहा। तो वह हाँ कहकर अंदर चलाया और अवंतिका उसके पीछे से दरवाज़ा बंद करके आई। उसने टी शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था और सोने की वजह से बाल बिखरे हुए थे,
जिसे उसने जूड़ा करके पिन लगाया हुआ था और कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। आंखें देर तक सोने की वजह से सूज गई थी। जब वो अंदर पहुंची तब तक कबीर सोफे पर बैठ गया और घर के चारों तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र अवंतिका पर पड़ी, जो इस हुलिये में भी मासूम बच्ची ही लग रही थी। वहीं अवंतिका सोच रही थी कि अचानक ये इस वक्त यहाँ क्यों आया है। अचानक कबीर को अपने घर में देखकर अवंतिका चौंक गई थी, मगर अब वो उसके सामने बैठा हुआ था और बड़े आराम से उसे देख रहा था। वो मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा कि तुम्हारी तबीयत पूछता चाहूँ, कैसी हो अब? कबीर ने उससे पूछा तो वो हाँ ठीक है, अब पहले से बेहतर हूँ, अवंतिका ने कहा। गुड, तो फिर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अवंतिका ने चौंक कर उसे देखा। यस बॉस, अवंतिका ने हाँ कहा। तो कबीर ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, क्या यस बॉस? यू मीन तुम्हें लग रहा है कि तुम ठीक हो? ज़रा खुद को देखो, ये बिखरे हुए बाल और सूजी हुई आंखें, इस हालत में ऑफिस आओगी तुम? कबीर की बातें सुनकर अवंतिका ने अपने चेहरे को हाथों से छूते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस सोने की वजह से ये सब। ओके, तुम अकेली रहती हो यहाँ? मेरा मतलब है कि तुम्हारी फैमिली? अभी वो कह ही रहा था कि अवंतिका ने उससे बीच में बात काटते हुए कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप थक गए होंगे, मैं बस अभी आई, अवंतिका कहते हुए जल्दी से किचन में चली गई। कबीर उसके बिहेवियर से कुछ हैरान सा हुआ, फिर अपना सर झटक कर इधर उधर देखने लगा। उस घर की साफ़ सफाई और सजावट उसे मुतासिर कर रही थी। वो खुद से कहते हुए मुस्कुरा दिया, घर तो अच्छा सजाया है। उधर किचन में अवंतिका फ्रिज से पानी निकालते हुए गिलास में डाल रही थी, मगर गहरी सोच में मुब्तला हो गई थी। कबीर का सवाल उसे परेशान कर रहा था और उसी से बचने के लिए वो बहाना करके किचन में चली आई थी। क्या करूं? अगर उसने दोबारा पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ हैं तो क्या जवाब दूंगी उसे? क्या कहूँगी कि मैं यहाँ अकेली क्यों रहती हूँ? कैसे बताऊँ कि मेरा सब कुछ तो तुम हो कबीर, कैसे? तभी उसके पैरों पर उसे नमी का एहसास होता है तो वो चौंक कर नीचे देखती है, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था और वो गिलास कब का भर गया था जिसमें वो पानी डाल रही थी। अपनी सोचों में गुम उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि गिलास भर गया है। उसने जल्दी से बोतल को टेबल पर रखा और फर्श पर गिरे पानी को साफ करने लगी। कुछ समय बाद वो जब पानी का गिलास ट्रे में लेकर पहुंची तो कबीर हॉल में नहीं था। उसे वहां ना पाकर उसने इधर उधर देखा। बाहर का दरवाज़ा वैसे ही बंद था जैसे कुछ समय पहले उसने बंद किया था। तभी उसकी कानों में राघव के हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंक गई और कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के पास पहुंचते ही उसने जब दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। राघव कबीर की गोद में बैठा हुआ था और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो दरवाजे पर पानी का गिलास लिए खड़ी थी। तभी कबीर ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, वहाँ पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। अवंतिका उसकी बातें सुनकर चौंक गई कि अचानक कबीर को हुआ क्या था। हाँ मम्मी आ जाइए ना, आपको पता है पापा मुझे एक कहानी सुना रहे थे, राघव ने उससे कहा और वो बहुत खुश लग रहा था। और अभी तक अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो चुपचाप अंदर आ गई और गिलास टेबल पर रखते हुए कबीर और राघव के पास बैठ गई। ऐसे क्या देख रही हो? एक गिलास पानी लाने में इतनी देर कौन लगाता है? कबीर उससे पूछ रहा था। वो मैं बस आ रही थी, आप कुछ और लेंगे क्या? अवंतिका ने उसे देखकर पूछा तो वो अभी तक सदमे में ही थी। नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस राघव के साथ बातें कर रहा था, तुम्हें आने में देर हो रही थी। तभी मुझे इस कमरे से आवाज़ सुनाई दी तो मैं यहाँ चला आया और यहाँ मुझे मिल गया ये। इसे लगा कि मैं इसका पापा हूँ तो बस ये कहने लगा। एनीवे, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अवंतिका ही इज़ सो क्यूट, कबीर ने राघव के गालों को खींचते हुए कहा तो वो हंसने लगा। तब अवंतिका को पूरी बात समझ में आ गई कि ये सब हो क्या रहा था। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा, बस मन में सोचा कि अब तुम्हें क्या पता कि वो मेरा नहीं हमारा बेटा है और तुम सच में उसके पापा हो। वो बस मुस्कुराते हुए कबीर को देख कर रह गई। कुछ कहने की हिम्मत तो वैसे भी उसमें नहीं थी। कुछ समय बाद कबीर और राघव ढेर सारी बातें करते रहे और अवंतिका चुपचाप सुनती रही। फिर वो उठकर वहाँ से किचन में खाना बनाने चली गई। कबीर ने कहा था कि आज वो खाना खाकर जाएगा यहाँ से, इसलिए वो किचन में आ गई थी। करीब 2 घंटे बाद जब वो कमरे में दोबारा पहुँची तो उसने देखा कि कबीर और राघव दोनों ना जाने कब से बातें करते करते सो गए थे। दोनों सोते हुए एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उसने टेबल पर रखी चादर उठाकर उन दोनों को ओढ़ा दी और टेबल लैंप को ऑफ करते हुए जैसे ही पलटी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अवंतिका ने जब चौंक कर मुड़ते हुए देखा तो वो कबीर था जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अवंतिका भी उसे देख रही थी और अपने हाथ को भी जो उसके हाथ की गिरफ्त में था। तभी उसने उसे अचानक अपनी तरफ खींचा और अवंतिका लड़खड़ाते हुए उसके ऊपर गिर गई। वो अभी तक उसे वैसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्म सांसें अवंतिका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके लब अवंतिका के लबों के बिल्कुल करीब थे और अवंतिका हैरानी से उसे देख रही थी।
उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, आंखों में अजीब सी कशमकश थी। तभी कबीर ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे देखकर कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अवंतिका ये सुनकर जैसे होश में आ गई। वो जल्दी से उठकर जाने लगी तो कबीर अचानक उसके रास्ते में आ गया। कुछ पूछा मैंने तुमसे, कहाँ जा रही हो? कबीर ने उसे देखकर कहा, और वो उसके इस नए रूप से घबराकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर वो उसके रास्ते में खड़ा था। कुछ भी तो नहीं बॉस, मैं ये कह रही थी कि खाना बन गया है तो चलकर डिनर कर लेते हैं, अवंतिका ने उससे कहा। मीठे में क्या बनाया तुमने? कबीर ने उसे घूरते हुए पूछा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ अचानक खींच लिया। अवंतिका उसके सीने से जा टकराई और अब वो उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। उसने अवंतिका को अपनी बाहों में भर रखा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वहीं अवंतिका का घबराहट के मारे बुरा हाल था। वो मैंने खीर बनाई है, अवंतिका ने कहते हुए उससे खुद से छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। पर मुझे खीर पसंद नहीं है, कुछ और खाना, कबीर ने शरारत से उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा। तो उसने जल्दी से कहा, आपको जो खाना है बता दीजिए, मैं जल्दी बना देती हूँ। पर वो तो पहले से तुम्हारे पास है मिस झांसी की रानी, जाने की क्या ज़रूरत है? कबीर ने कहते हुए उसे अपनी ओर करीब करते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। वहीं अवंतिका ये सुनकर कि उसने किस नाम से पुकारा वो चौंक गई और तभी उसने कबीर को खुद से अलग करते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें सब याद आ गए तो तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे? नहीं, मैं तो गेम खेल रहा था, लव गेम, उसने उसे दोबारा अपनी बाहों में भरते हुए कहा। तो अवंतिका ने उसे ज़ोरदार पंच मारा जिससे वो गिरते गिरते बचा। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम्हें गेम खेलने की पड़ी थी। कबीर दूर रहो मुझसे, तुम अब देखना मैं क्या करती हूँ, वो कहते हुए नाराज़गी जाहिर करते हुए आगे बढ़ गई। तो कबीर ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, अरे यार, मुझे कल रात को ही तो सब याद आया था जब तुम पुल में गिरी थी, पर मौका नहीं मिला बताने का, तो सोचा कि तुम्हें आराम से बताऊँगा। और ये क्या, मैं इतने दिनों बाद लौटा हूँ, तुम मेरे करीब आने की जगह दूर जा रही हो? अवंतिका ने उससे मुड़कर देखा और वो उससे वैसे ही देख रहा था और मुस्कुराया जा रहा था। तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना मुझे तकलीफ़ पहुंचाने में कबीर, वो इमोशनल होते हुए कहती है। नहीं, बल्कि तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मेरी जान निकल जाती है मिस झांसी की रानी। नहीं, बल्कि मिस कबीर सिंघानिया, आई लव यू, तुम्हारे बिना ज़िंदगी और मैं दोनों कुछ नहीं है। सचमुच, कबीर ने कहा और उसके चेहरे को उठाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और अवंतिका ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और उसने भी उसे बाहों में कसकर पकड़ लिया जैसे कोई उसे छीन न ले। कुछ समय बाद कबीर ने अवंतिका को बताया कि कैसे जब उसे अचानक सब याद आ गया था। जब वो पुल में गिरी थी तब उसे वो सब लम्हे याद आए थे जब वो समंदर में डूबी थी। फिर उसने सीसीटीवी के ज़रिए पता कर लिया कि संजना ने उसे पुल में धक्का दिया था और इसलिए वो सुबह जल्दी चला गया था और सारा दिन उसी में बिजी था। उसने संजना के खिलाफ़ कंप्लेन कर दी और उसे भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। अब वो भूल कर भी ऐसी कोशिश नहीं करेगी। मैं सोच रही थी कि हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए कबीर, अवंतिका ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा। अब वो दोनों सोफे पर एक दूसरे का हाथों में हाथ पकड़े हुए बैठे थे। अवंतिका का सर कबीर के कंधे पर था। कबीर ने उसकी तरफ बेहद संजीदगी से कहा, अगर उसने मुझे कुछ किया होता तो मैं उसे ज़रूर माफ़ कर देता, पर जब बात तुम्हारी हो तो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके इतना कहना था कि अवंतिका ने अपनी पलकें झुका ली और कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। एंड फाइनली मोहब्बत हमेशा जीत जाती है। Their lives happier together.